जैसे ही अगर जनता हमारे नाम पर मोहर लगाती है तो पहली बार आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि अपने वार्ड के लिए हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। बेटियों की शादी के लिए एक मैरिज हॉल बनाने का एक सपना है। अगर लोगों ने हमारे नाम पर मोहर लगाया तो मैरिज हॉल बनाकर और वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों के बहन बेटियों की शादी की व्यवस्था से सभासद बना के भेजा तो तमकुही CHC पर इस नगर पंचायत परिक्षेत्र का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके इलाज में तनिक भी देरी हो जाए और उसकी व्यवस्थाओं में थोड़ी भी कमी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज़ और मैं हूं राहुल कुमार द्विवेदी। आज मैं आ चुका हूं तमकुही राज नगर में। यहां के एक होनहार सामाजिक कार्यकर्ता अरशद राजा के पास, जो सामाजिक कार्यों में नित्य प्रतिदिन लगे रहते हैं और युवाओं के आन बान शान के रूप में निरंतर कार्य करते रहते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये सूर्यभान एक्सप्रेस और एजुकेशनल न्यूज़ को बार बार साधुवाद कि आप हम जैसे नाचीज़ को एक मौका दिए हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हम अपनी बातों को आपके माध्यम से पहुंचाएं। नगर पंचायत परिक्षेत्र में के समस्त सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गवान, माताओं, बहनों और युवान साथियों को रंगों के त्यौहार जो प्रेम और मिलन को लेकर आता है, होली, शब बारात और रामनवमी की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। सर, अभी आपका समय जो है, आपका समय पढ़ने का है या मतलब अन्य कार्य करने का है? आप क्यों ये सामाजिक कार्यों के विषय में, क्यों आपके मन में क्या विचार आया कि सामाजिक कार्यों को करने के लिए उत्प्रेरित हुए? सबसे पहले आपको बताऊं कि हम ये हमारी जन्मभूमि है और इसी जन्मभूमि से भटोली नंबर 1 में एक फतेहपुर इंटर कॉलेज है जहाँ से हमारी प्रारंभिक शिक्षाएँ पूर्ण हुई। और उसके बाद हम यहाँ से मेरठ को निकले। जब हाई एजुकेशन को लेना था तो यहाँ से मेरठ को गए और नीलकंठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हमने इंजीनियरिंग की कोर्स किया। कंप्यूटर साइंस को हमने चुना और जैसे ही हमारी ये कोर्स कंप्लीट हुई तो 2018 में जब हम गांव को लौटे तो हमने बहुत सारी समस्याओं को देखा। हमने देखा कि यहाँ सुचारू रूप से कोई भी व्यवस्था नहीं चल पा रहा है। किसी का तबीयत वगैरह ख़राब होता है तो उसमें कोई भागीदारी नहीं ले पाता है। नाली वगैरह की सफाई में बड़ी दिक्कतें थीं, हर जगह जल जमाव की समस्याएं थीं। फतेहपुर इंटर कॉलेज में लोग, ये जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनका अत्याचार था। इन तमाम समस्याओं को लेकर, बिजली की समस्या थी, इन समस्याओं पर हमने धीरे धीरे आवाज़ उठाना शुरू किया और हमने ये पाया कि लोग हमसे मोहब्बत करना शुरू कर दिए हैं। हमें चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ बने और धीरे धीरे हम इन समस्याओं पर लड़ने लगे और हमें लगा कि हमें अपने करियर को छोड़कर जनसेवा के करियर को अपनाना चाहिए, इसलिए हमने अपनाया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि लोगों ने आपको चुना और क्या आपको ये विश्वास हो रहा है कि आगामी जो समय है वो आपके यहाँ की जनता आपको देने का कार्य करेगी और विजय बनाने का कार्य करेगी? निसंदेह लोगों का प्यार मिल रहा है और हमें उम्मीद है, और मैं आपको ये 100% 100% तो नहीं, लेकिन हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ एक कोई युवा नेतृत्व करे, इस ग्राम सभा से निकलकर किसी अलग पटल पर जाए। और हमारा तो ये प्रयास है कि जैसे ही अगर जनता हमारे नाम पर मोहर लगाती है तो पहली बार आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि अपने वार्ड के लिए हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। इस गाँव में मैरिज हॉल, वो 1-1 इंच ज़मीन लोगों की जो दरवाजे पर द्वार जिसको बोला जाता है वो नहीं है। बेटियों की शादी के लिए एक मैरिज हॉल बनाने का एक सपना है। अगर लोगों ने हमारे नाम पर मोहर लगाया तो मैरिज हॉल बनाकर और वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों के बहन बेटियों की शादी की व्यवस्था की जाएगी। अगर लोगों ने हमारे नाम पर मोहर लगाया तो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कहीं भी जो पैसे के अभाव में लड़के शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, आप एक बात याद दिलाया, जैसे एम्बुलेंस सेवा की बात बताई आपने। जैसे तमकुही नगर की बात अगर करें तो तमकुही नगर में एक CSC है और उस CSC में मतलब वहाँ की जर्जर व्यवस्थाएं जो है मतलब बड़ी दयनीय है। और ऐसा कहा जाए, डॉक्टर लोग बाहर से दवा लिखते हैं, जो जांच वगैरह होते हैं वो भी डॉक्टर लोग बाहर से करते हैं। और आप एक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नित्य प्रतिदिन लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। इस पर आपने कोई लड़ाई या नहीं लड़ा? देखिए, हमने बहुत सारी समस्याओं पर वहाँ गए। CHC तमकुही में गया। CHC तमकुही में जो व्यवस्थाएं हैं वो ऊपर से नीचे तक
एकदम मिली भगत से जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मिली भगत के कारण यहाँ की व्यवस्थाएं जर्जर हैं। हम गए, हमने वीडियो भी अपलोड किया वहाँ बनाकर, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। मैं हूँ क्या, मैं एक अदना सा इंसान हूँ, महज 21 साल का उम्र है। अगर देखिए एक पहचान लोगों को मिलती है वो पद से मिलती है, और पद की वो पावर है कि वो किसी से भी लड़ सकता है। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम एक संघर्ष के पथ को चुनकर उस पर चल रहे हैं, निरंतर चलने का कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही हम बनेंगे आप देखिएगा, इसी तमकुही CHC तमकुही में अगर लोगों ने मेरे नाम पर मोहर लगा दिया और यहाँ से सभासद बना के भेजा तो तमकुही CHC पर इस नगर पंचायत परिक्षेत्र का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके इलाज में तनिक भी देरी हो जाए और उसकी व्यवस्थाओं में थोड़ी भी कमी हो जाए। दूसरी बात आप शिक्षा की कर रहे थे सर, आपके क्षेत्र में बड़ी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो भी एक शिक्षा का केंद्र है, और यहाँ पर शिक्षा का केंद्र अच्छा होने के बावजूद भी बच्चे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अच्छी व्यवस्थाएं सरकार व्यवस्थाएं दे पाती है, लेकिन बच्चे शिक्षा के मामले में कहीं से तेजता नहीं दिखा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपको बताएं कि प्राइमरी स्कूल जो है ये सरकारी के नाम से जो चलती है, इसमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की कमी है। अच्छे शिक्षक न होने के कारण लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास शिक्षक की व्यवस्था जो आप कह रहे हैं अच्छे शिक्षक न होने के कारण, जबकि प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, सरकार जो होती है जो भी शिक्षक भर्तियां करती हैं वो शिक्षित शिक्षक होते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि शिक्षित शिक्षक। बिल्कुल मैं कह सकता हूं, क्योंकि तभी तो जिनके पास संसाधन है वो बड़े बड़े स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा किसी को, अगर ये स्कूल खुला होता तो मैं आपको पूछवा देता, टीचर ही क्या बता दे लड़का 5 में पढ़ता है और उसको क्या आता है। वो अच्छे से जोड़ घटाना गुणा भाग अगर नहीं जानता है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इसको कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, और सुधार वही कर सकता है जो पढ़ाई के क्षेत्र में योग्य हो, शिक्षित हो और लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता हो। नेता का गुण क्या होना चाहिए? कोई नेता तो, मैं तो नेता अपने आप को कहता नहीं हूँ, मैं भाई और बेटा बनने के लिए आया हूँ, लेकिन नेता का एक जो गुण होना चाहिए वो नेता का यही गुण है कि वो संघर्ष करना जानता हो, पुलिस अधिकारी प्रशासन शासन से लड़ने की कुवत रखता हो, कुशोषित वंचित समाज की आवाज़ बनने का प्रयास करता हो, वही एक अच्छा नेता बन सकता है। अगर बनेगा तभी लोगों की समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। अच्छा सर, एक तमकुही में एक आवाज़ चलती रहती है हरदम, 2 संप्रदायों के बीच में, मतलब हिंदू मुसलमान करके विवाद खड़ी रहती है, और आप भी एक धर्म संप्रदाय से आते हैं। क्या आपके विषय में, आपके मन में ये मानसिकता उठती है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है, इनमें मजहबी झगड़ा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको मैं बताऊं कि मेरा नाम अरशद रजा है, मैं मुसलमान समाज से आता हूं, और आपको बताऊं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं उनके कैरेक्टर से हमें भी मोहब्बत है। वो जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर अगर हर कोई चलना सीख जाए तो हमें लगता है कि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का जो भेदभाव और जो इस पर लड़ाइयाँ और राजनीतिक रोटियाँ जो लोग सेकना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो सकता है, ये समीकरण टूट सकता है। लेकिन उसके लिए सभी लोगों को पहल करना होगा, आगे आना होगा। एक बात और सर, जैसे मैं देख रहा हूँ आप ही के वार्ड में, मैं भ्रमण कर रहा हूँ, कई घरों को देख रहा हूँ कि मतलब रहने के लिए अच्छी मकान नहीं है। अगर आप यहाँ के सभासद होते हैं तो इन सब विषयों में आप क्या करेंगे? बिल्कुल, जितने लोग मकान जिनके पास नहीं है, जो उससे कहीं ना कहीं महरूम रह गए हैं, उनको सबसे पहले आवास की व्यवस्था की जाएगी। उनका नाम लिख करके जो आवास की प्रक्रिया है एक सभासद के हाथ में होती है, वो लिखता है, उसको मिलता है। सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समाज के हों, अगर उनके पास छत नहीं है, मकान नहीं है, तो उन्हें देने का प्रयास किया जाएगा। वोट दिया हो न दिया हो, लेकिन सबका कार्य एक बराबर से किया जाएगा, किसी का भेदभाव नहीं करना है। अच्छा, एक बात और आप याद दिलाए, अभी इसी संबंध में आप बात कर रहे थे शादी के संबंध में, तो कई परिवार में ऐसा होता है कि उनके पास अपने बेटी के कन्यादान देने के लिए या सगाई करने के लिए पैसे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिससे उसे अपने खेत को गिरवी रखना पड़ता है और दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है, और बाद में ऐसी हालात हो जाती है कि वो कर्ज मुहैया नहीं करवा पाता है। तो इस संबंध में आपने कोई विचार, ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे आप सभासद होते हैं
तो उनके लिए एक सहयोग प्रदान करने के लिए। देखिए, आपको बताऊं कि एक कड़वा सच है जो आप किसी भी नेता के मुंह से नहीं सुनेंगे, वो हमारे मुंह से आप ज़रूर सुनेंगे कि लोगों के जनमत के आधार पर, लोगों के मतदान के आधार पर जो भी चुना जाता है जनप्रतिनिधि, वो 2 रुपया उनके जनमत से कमाता है और उस 2 रुपये में से 50 पैसा भी लोगों के दुख दर्द में खर्च नहीं कर पाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं भी जब अगर चुना जाता हूँ तो मैं भी 2 रुपये कमाऊँगा, लेकिन उस 2 रुपये में से 1.5 रुपये इस जनता पर खर्च करने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं यही तो इसीलिए तो मैं इस राह को चुना हूँ। ये गांव है, आप चले जाइए, जितनी मकानें बनी हैं ये सब ज़मीनें बिक चुकी हैं। ये क्यों बिकी हैं, जब आप इसके पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग बीमार थे उनके इलाज में पैसों की कमी थी, आर्थिक अभाव में लोगों ने अपने ज़मीनों को बेचा। और ये इतनी कीमती ज़मीनें हैं आज, जो कुछ दिन पहले औने पौने दामों में लोगों ने बेच दिया, बेटियों की शादी के लिए बेच दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने जनमत दिया, क्या वो कभी उसमें शामिल हुए? नहीं हुए। इस ज़मीन को बचाने की लड़ाई में हमने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। किसी भी बेटी की शादी के लिए किसी बाप को इस गांव के अगर मैं जीतता हूं तो अपने ज़मीन को नहीं बेचने दूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। इस अपने दामन को फैलाकर भीख मांगना पड़े, उस भीख मांग कर लाकर और उस बेटी की बहन की शादी में जो भी अहम योगदान होगा उसको करूंगा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने ये किया है। एक बात तो और आती है सर, जैसे आपका गांव जो है नगर परिक्षेत्र में आ गया है और नगर परिक्षेत्र में होने के नाते मनुष्य के लिए जल बड़ी ही मायने रखती है। तो शुद्ध जल की व्यवस्था क्या प्रॉपर समय में आपके ग्राम सभा जो नगर में आया हुआ तमकुही नगर में, क्या यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है सर? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जल निगम के द्वारा पानी आया करता था इस गांव में। यहीं तमकुही टंकी है जल निगम का, वहाँ से पानी आता था। आपको बताऊं कि जब से नगर पंचायत परिक्षेत्र में हमारा गांव आया है, इस गांव में वो पानियाँ रोक दी गई हैं। लगभग 1 साल हो गया है। हमने वहाँ के जल निगम के जेई साहब से बात किया। तो उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के ईओ साहब रोक दिए हैं। तो हमने अधिशासी अधिकारी महोदय से बात किया कि आपने क्यों रोका है, उस जल को पुनः संचालित कराइए, चालू कराइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जल निगम के ऊपर है ये, जल निगम हमें कोई कागज़ नहीं दिया है अभी तक। तो ये दोनों लोग आपसी मिली भगत से एक दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं और खेलते हुए यहाँ पानी को भी रोका गया है। आप देख सकते हैं, अगर कैमरा आप दिखाएंगे तो ये नगर पंचायत का क्षेत्र है और देखिए साफ़ सफाई का क्या आलम है। सड़कों के किनारे कितनी बड़ी बड़ी घासें हैं। तो इसकी लड़ाई लड़ेगा कौन? तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे आए हैं और अब आचार संहिता समाप्त हो गया है। और आचार संहिता समाप्त होने के बाद नगर पंचायत कार्यालय का घेराव निश्चित है। देखिए, ये गांव जो आप देख रहे हैं, हमारा गांव पानियों से भर जाता है। जब बरसात का मौसम आएगा तो पूरा जलमग्न हो जाएगा। इस सड़क तक पानी आ जाती है, सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। इस फसल और इस ज़मीन को बचाने की लड़ाई नगर पंचायत कार्यालय पर लड़ी जाएगी। दूसरी चीज़ कि साफ़ सफाई, जल का व्यवस्था जो आप कहे हैं पेयजल के लिए, इसकी लड़ाई नगर पंचायत कार्यालय पर अधिकारी से लड़नी है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। हमने तो मैं एक बार गया था और मैं कह के आया कि अगर लिमिट समय में अगर आपने इसको चालू नहीं कराया, जैसे जल वाली व्यवस्था हो गई, अभी कुटुंब रजिस्टर का नकल नहीं मिल रहा है उसकी व्यवस्था हो गई, अगर आपने इसको चालू नहीं कराया, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सभी कार्यों को अगर आपने नहीं किया तो फिर हम एक बड़े आंदोलन को खड़ा करेंगे और उसी कार्यालय में, नगर पंचायत कार्यालय में ताला लगाकर ईओ साहब को भगाने का कार्य करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि ईओ को यहाँ रुकने नहीं देंगे। अगर तुम काम नहीं कर पाओगे तो तुम्हें उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उस कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक देंगे। आपने बात किया स्वास्थ्य का बात किया और शिक्षा की बात की। अब हम बात करते हैं सुरक्षा की। क्या यहाँ के जनता को सुरक्षा सही मायने में मिल पाता है? क्या अपनी बातों को जब प्रशासनिक स्तर तक लेके जाता है तो उसे गिड़गिड़ाने के बजाय सही समय पर न्याय मिल जाता है? अगर मिल जाता है तो मतलब मिलता है या नहीं मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो आपने कितने बार उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने का कार्य किया है? देखिए, हमारी पहचान अगर आज थोड़ी सी है तो केवल हमारे संघर्षों की बदौलत है, हमारे आक्रोशित पॉलिटिक्स की वजह से है। हमें थोड़ा भी 1 इंच भी थोड़ा भी किसी के साथ अगर बदसलूकी होता है वो हमें बर्दाश्त नहीं है।
हमारे ग्राम सभा में एक बार ऐसा हुआ कि मुहर्रम का समय था और पुलिस प्रशासन के कुछ लोग आए रात में और जो झंडा होता है, जो चौक होता है, उस पर लाठियाँ चलाए। लाठी चला करके वो चले गए गलत मैसेज के वजह से। फिर हमने उसी वक्त उसी रात एक छोटा सा वीडियो बनाया जो वहाँ पर साक्ष्य के तौर पर लोग मौजूद थे और उस वीडियो को हमने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। तुरंत एसपी साहब को फ़ोन मिलाया, 11 बजे रात को हमने फ़ोन किया, बात हुआ, हमने कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर सुबह पुलिस प्रशासन के लोग आए, इनसे भी बात हुआ, बहुत दूसरे अंदाज में बात हुआ। तब से ये लोग पहचानने लगे कि अरशद रजा कोई है, कोइंद गोसाई पट्टी का लड़का है जो बड़ा जुझारू है और अपनी बात को बड़ा स्पष्टीकरण तरीके से रखता है। तो चौकी पर इसका एक दूसरा प्रभाव बना। उसके बाद पुलिस चौकी पर पुलिस प्रशासन के लोग हमारी बातों को सुनने लगे। यहाँ कोई भी समस्या होती है, इस अगल बगल के गाँवों में लोग हमें याद करते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जो आपसे मैं बता रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएँ हैं, जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, बिना आर्थिक लाभ के कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, सरकारी व्यवस्था जो न्याय दे सके। अगर एक आप छोटा सा झगड़ा लेकर चले जाए, एक परिवार का झगड़ा हो, बिना पैसे के सुलहनामा नहीं होता है। ये बड़ा दुखी मन से मैं कह रहा हूँ। आखिर इसको समाप्त कौन करेगा? इस नगर पंचायत से बहुत से नेता ऐसे बने, आखिर इसको ख़त्म कौन करेगा? जो नेता बनता है वो दलाल बन जाता है, वो दलाली करने लगता है। इस दलाली के सीमा को तोड़ेगा कौन? इसको ख़त्म कौन करेगा? एक गरीब जो जिससे थोड़ा सा झड़प हो जाता है, वो जाता है 1000, 500, 2000 रुपये, वो प्रतिदिन 200-250 रुपये कमाता है, घर परिवार कैसे चला रहा है? बचत में उसके पास पैसा है भी नहीं है, अपने बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे कर रहा है, अपने स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे कर पा रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे कर पा रहा है? इसको समाप्त कौन करेगा? लोग बड़ी आस और उम्मीद से किसी को अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, 5 साल के अधिकार को किसी को सौंपते हैं और उस 5 साल के अधिकार को वही समझ सकता है जो गरीबी में पला हो, जो गरीबी में पढ़ा हो, जो गरीबी में बड़ा हुआ हो। और आपके सामने जो लड़का खड़ा है, ये बड़ी गरीबी में पला है, गरीबी में बढ़ा है और गरीबी में संघर्ष कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे थे सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज़ और मैं हूँ राहुल कुमार द्विवेदी। जैसे आपने कई प्रकार के चर्चाओं को सुना था, आज हम चलते चलते चर्चा किए थे और इस चलते चलते चर्चा में आप हर छोटी बड़ी खबरों को देखते रहिए। सूर्यभान एक्सप्रेस और एजुकेशनल न्यूज़ के साथ कैमरामैन के साथ राहुल कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट।